हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रश एजुकेशन। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, अब ये चैप्टर जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये पहले तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। देयर आर वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये चैप्टर में से इस साल के एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और ये दोनों चीजों के जो फॉर्मूले है उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस चैप्टर। एंड श्योर शॉट आपको ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। ओके, सो हम समझते हैं कि ये चैप्टर में एग्जैक्ट क्या है और इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर? Dual. This word dual represents two. Okay, anything which has dual यानी दो नेचर, तो dual नेचर है यानी दो अलग अलग प्रकार का नेचर। दिस dual नेचर इज एग्जिबिटेड बाय रेडिएशन यानी कि वेव्स, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर। तो ये किस तरह से होता है, कौन सी इसके पीछे के लॉजिक्स है, उसे हम समझेंगे। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, एंड देन बचे हुए आधे पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसमें हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं एक मेटल का प्लेट कंसिडर करूं, दिस इज अ मेटल प्लेट। अब हम सब जानते हैं कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई मेटल सरफेस के ऊपर मैं एक सफिशिएंट एनर्जी का लाइट रेडिएशन, आई कैन सिंपली राइट रेडिएशन हियर, इंसिडेंट कराता हूं, तो बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये मटेरियल से, ये मेटल प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेडिएशन टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट और फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, फोटो सेंसिटिव प्लेट या फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है? यानी कि ऐसी मेटल प्लेट जो इस तरह का इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, दैट मेटल प्लेट इज कॉल्ड एज फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं एक सर्किट में घुमाऊं तो वो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, एंड दैट करंट इज नोन एज फोटो करंट। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स से फ्लो होने वाले करंट को बोला जाता है फोटो करंट। ओके, नाउ ये सारी प्रोसेस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। ऑलराइट, सो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस है, दोज ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑब्जर्वेशन से ही हमारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो ये क्या है? तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस तरह से एक वैक्यूम ट्यूब ली गई, इसको भी बोला जाता है इवैक्यूएटेड ट्यूब। और ये इवैक्यूएटेड ट्यूब में यहां पर
एक ओपनिंग होता है जहां से लाइट अंदर आ सकता है, एंड दिस ओपनिंग इज कवर्ड विथ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैक्सिमम हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट होने देता है, यानी आर पार जा सकता है, पेनिट्रेट करके दूसरे साइड जा सकता है। क्वार्ट्ज विंडो, यहां पर एक मेटल प्लेट होगी और ये मेटल प्लेट को बोला जाता है कैथोड। यहां पर एक मेटल प्लेट होगी, ये मेटल प्लेट को बोला जाता है एनोड। समटाइम्स दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज इमिटर, क्योंकि वो इमिट करती है लाइट को। तो यहां से ये मेटल प्लेट्स को हम सप्लाई दे देंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। Now this diagram is little different in textbook, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा एमीटर कनेक्ट होगा। एमीटर इसलिए ताकि करंट मेजरमेंट हो सके, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है ताकि पोटेंशियल मेजरमेंट हो सके। हमारे लिए एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसे निकाला। एक कम्यूटेटर नाम का छोटा सा सेक्शन होता है बीच में, दैट कम्यूटेटर, आई विल टेल यू व्हाट कम्यूटेटर इज। तो ये है इमिटर, दिस इज इमिटर जो कि फोटोसेंसिटिव प्लेट है। ये है कलेक्टर, ये एक मेटल प्लेट ही होती है। दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टर विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, सॉरी विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, लाइट रेडिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यहां से अंदर एंटर होते हैं। नाउ दिस इज द रेडिएशन। नाउ I used one word again, light radiation of specific frequency। अब ये क्या है, तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में जो लाइट रेडिएशन हम छोड़ रहे हैं, वो लाइट रेडिएशन के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा एक हाइपोथेसिस था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में ये सारी चीजें दिखी गई थी। तो वो जो लाइट का पार्टिकल है जिसे मेनली फोटोन बोला जाता है, वो लाइट के पार्टिकल की एनर्जी ये डिफाइन होती है E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। और लाइट ये पार्टिकल्स की तरह बाहर निकलता है, ये प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था, हाइपोथेसाइज किया था। तो ये जो एनर्जी हर एक लाइट का पार्टिकल खुद के साथ कैरी करता है, वो एक क्वांटा के फॉर्म में होता है। क्वांटा यानी छोटा सा पैकेट। सो लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी पहला पैकेट आया एनर्जी का, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, इस तरह से। तो वो एक पैकेट यानी कि एक पार्टिकल, उसकी एनर्जी कितनी होगी उसको ऐसे लिखा जाता है E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। अब ये जो H यहां पर मैंने ड्रॉ किया है या लिखा है, वो H को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये H की वैल्यू फिक्स होती है, H इक्वल्स टू 6.63 इंटू, एक्चुअली इट इज 6.626, तो अप्रोक्सीमेटली 63 लिखा जाता है। कुछ कुछ जगह पर आपको 6.64 भी मिल सकता है, ओके, इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू जो लिखा गया है यहां पर, ये न्यू को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं यहां पर, उसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये कि H तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो लाइट का सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल में एनर्जी कितनी है। अब ये एनर्जी का क्या काम, तो उसे हम क्विकली एक छोटे से एनर्जी लेवल से समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स है, वो ऑर्बिट्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। हर एक ऑर्बिट अलग अलग एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एकदम अंदर के ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद एनर्जी ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो सबसे बाहर का जो
ऑर्बिट होता है जिसे वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल बोला जाता है। सपोज ये एक वैलेंस शेल है, यानी यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स रेस्टिंग है या मूविंग है। मुझे क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करके उसको करंट कंडक्शन में लाना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो वैलेंस ऑर्बिट से जंप करते हैं कंडक्शन ऑर्बिट में, यानी हायर एनर्जी स्टेट में। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, इसको मैं हायर एनर्जी स्टेट बोलता हूं वो पर्टिकुलर एटम की। तो वैलेंस एनर्जी स्टेट एंड कंडक्शन स्टेट, जो सबसे ऊपर की स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन स्टेट और कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। और इनके बीच का जो एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी का गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है बैंड गैप एनर्जी। ओके, नाउ सो फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ की एनर्जी लेवल है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ की एनर्जी लेवल है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों के बीच का गैप हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर लेके जाना है तो मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मुझे वो इलेक्ट्रॉन को इंपार्ट करनी पड़ेगी, मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी हो गई, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मेरी एनर्जी की वैल्यू हो गई तो फिर ये एनर्जी को तो हम लिखते हैं h इंटू न्यू, तो E इक्वल्स टू h इंटू न्यू, इसकी वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h का वैल्यू कांस्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। नाउ इट मींस दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये यहां से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल सकती है। मतलब अगर मुझे दो एनर्जी बैंड गैप के बीच का गैप मिल गया, दो एनर्जी के बैंड के बीच का अगर मुझे गैप मिल गया, तो वो गैप को ओवरकम करने के लिए मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी की मुझे लाइट रेडिएशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो पता चल जाएगा। एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एवरी पर्टिकुलर फोटोसेंसिटिव प्लेट फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उससे अगर कम हो गई फ्रीक्वेंसी तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंचे। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रिपेयर करना। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required by a photosensitive plate for the emission of photoelectron is known as threshold frequency. Okay, required condition हो गई अपनी, frequency of incident radiation should always be greater than nu naught। ये जो nu naught है इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और हर एक मटेरियल के लिए अलग होगी। सो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास अगर एक सोडियम मटेरियल है, तो सोडियम के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का गैप छोटा सा है, तो मुझे कम एनर्जी वाला लाइट भी मिला तो मेरा काम हो सकता है। तो विजिबल लाइट से भी सोडियम के केस में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल सकता है। बट फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जिंक है, तो जिंक में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का गैप कंपैरेटिवली काफी बड़ा है, तो वहां पर अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो वो केस में हमें ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर कभी भी विजिबल लाइट से काम नहीं होगा, वहां पर हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज करना पड़ता है। ओके, क्योंकि वहां पर एनर्जी का बैंड गैप बड़ा है। ऑलराइट, सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द इजेक्शन और इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक मटेरियल के लिए ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये अलग अलग हो सकती है। नाउ वी हैव वन मोर इक्वेशन। इक्वेशन ये है कि C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये एक फॉर्मूला होता है फिक्स। अब यहां पर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं C अपॉन लैम्बडा। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के साथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। एंड बाय द वे ये जो लेटर है, ये लेटर को न्यू बोला जाता है, न्यू। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मेरा ये मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है, तो वेवलेंथ के टर्म्स में ये इक्वल, ये उल्टा हो जाएगा।
वाई उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, अगर मुझे वेवलेंथ के टर्म में ये डिफाइन करना है तो वेवलेंथ की कंडीशन बनेगी इंसिडेंट वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ is the minimum value of wavelength that is required for the photosensitive material for emission of electron. Okay, this is the condition for wavelength. Okay, तो फिर अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि जैसे जैसे ये लाइट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हम, वैसे वैसे ये सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट की वैल्यू यानी फोटो करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ करंट भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करो करंट भी कम करेगा। बट दिस रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड only and only if you are using the light radiation having frequency equal or greater than the threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर चाहिए और उससे बड़ा चाहिए, तब जाकर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, अदरवाइज इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलराइट, सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड करंट। दूसरा क्या होता है इसमें, एक इंटेंसिटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, लाइट का इंटेंसिटी। तो ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते जाए तो वो केस में इसका करंट का वैल्यू, आई रिप्रेजेंट्स करंट और ये है इंटेंसिटी। तो ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाती हुई जाती है, यानी लाइट रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट रेडिएशन, इन दैट केस इसका करंट भी स्ट्रेट लीनियरली बढ़ता है। अगेन दिस मीन्स दैट कि लाइट का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी के साथ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद ये इंटेंसिटी के बाद एक देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होने के बाद जो आगे दौड़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से आगे बढ़ रहा है, ये हमें जानना था। और उसके लिए हमने क्या किया, ये क्या कर सकते हैं हम, ये जो बैटरी यहां पर हमने कनेक्ट की है, जिसको मैं अभी V से रिप्रेजेंट करता हूं, ये बैटरी के जो टर्मिनल्स है उसको मैं अपोजिट कनेक्ट करता हूं। इसका मतलब ये कि मैं अभी एमिटर को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं और कलेक्टर को बैटरी के निगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूं। नाउ ड्यू टू दिस, जो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे बढ़ रहे थे वो अभी यहाँ के पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से उल्टे डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे। राइट, तो ये कैसे किया जाता है डायरेक्ट टर्मिनल चेंज, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम मिलेगी। वो डायग्राम के अंदर कम्यूटेटर नाम का एक छोटा सा पार्ट है। दैट कम्यूटेटर अलाउज यू टू स्वाइप द कनेक्शन। यू जस्ट हैव टू प्रेस द बटन एंड देन नेगेटिव पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाएंगे। और जैसे ही यहां पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया जिसका वैल्यू है V, तो यहाँ का जो भी इलेक्ट्रॉन है जो आगे की तरफ मूव कर रहा था वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा उसको हम देखते हैं। ओके, तो एक इक्वेशन आपने ये पढ़ा होगा कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने V इतना पोटेंशियल अप्लाई किया ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ W अपॉन E एंड W यानी एनर्जी। तो फिर W की वैल्यू हो गई E इंटू V, यानी कितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है EV, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन E इंटू V इतनी एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो आगे बढ़ रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मुझे ये एक्सपेरिमेंट में फ्लो होने वाले करंट को अगर रोकना है, मुझे जीरो कर देना है मुझे, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहा है मैं उसे ही पकड़ लेता हूं वापस।
द मोमेंट आई स्टॉप द इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर मैंने उसको ही रोक लिया तो बाकी तो अपने आप ही आ जाएंगे, और अपने आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव प्लेट पर सेटल हो गए, नाउ द करंट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर सर्किट विल बी जीरो, और हमको वही चाहिए। तो वो कैसे किया जा सकता है? तो आगे के डायरेक्शन की जो एनर्जी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी, जो कि अपनी काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी को हम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की एनर्जी यानी कि ईवी इसके इक्वल बना दे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए यानी फिर वहां पर करंट की वैल्यू हो गई जीरो। ओके, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, दिस पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V नॉट, कैपिटल V नॉट, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो अब हमारा जो इक्वेशन बना है वो इक्वेशन क्या बना? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू EV नॉट, V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ मास वेलोसिटी, मैक्सिमम वाली वेलोसिटी, उसका स्क्वायर इंटू EV नॉट। ये एक फॉर्मूला बन चुका है जो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय यूज हो सकता है। हाफ mv स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV नॉट के साथ इक्वेट कर दो और एक सिंपल सा इक्वेशन अभी बन चुका है। ऑलराइट, तो अगर यहां पर हम एनर्जी के बारे में देखें तो अब ये एनर्जी को थोड़ा सा हम समराइज करते हैं कि वहां पर ग्राफ कैसे बनेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था तो इसको अगर रोकना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई हुआ, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन देखा गया फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी के साथ जो रिलेशन देखा गया वो रिलेशन कैसे होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो इन्होंने देखा, साइंटिस्ट लोगों ने, कि अगर मैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज करता हूं कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट है एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। पहला एक्सपेरिमेंट है इंटेंसिटी की, फ्रीक्वेंसी की मैंने कुछ तो भी XYZ वैल्यू सिलेक्ट की। नाउ यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखा कि करंट कितना फ्लो रहा है, एंड देन दे एक्सचेंज द टर्मिनल्स, तो वो करंट धीरे धीरे कम होने लगा और फाइनली वो जीरो पे आया। जो पोटेंशियल पर वो जीरो पे आया वो पोटेंशियल को यहां पर मार्क किया गया। नाउ व्हाई पोटेंशियल इज ऑन द नेगेटिव साइड? ये पोटेंशियल का एक्सिस और ये करंट का एक्सिस। नाउ व्हाई पोटेंशियल इज ऑन द नेगेटिव साइड? क्योंकि वो रिवर्स पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसलिए वो नेगेटिव साइड में होगा। तो उन्होंने देखा कि ये इस तरह से ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते जाती है, काइनेटिक एनर्जी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी एनर्जी फिक्स, तो करंट भी फिक्स। ये जो करंट होता है जहां पर वो फिक्स वैल्यू अटेंड करता है उसे बोला जाता है सैचुरेशन करंट। क्या बोला जाता है? सैचुरेशन करंट। और जो पोटेंशियल के वैल्यू पर ये करंट जीरो हो रहा है इसको मैं लिखता हूं V नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया? अगेन कीपिंग द इंटेंसिटी फिक्स, अभी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद यहां पर उनको जो ग्राफ मिला वो कुछ इस तरह से मिला। यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी ग्रेटर देन प्रीवियस, यानी यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ν1 तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ν2, यहां पर V01, यहां पर V02। थर्ड केस में फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया एंड रिमेंबर दैट द इंटेंसिटी इज स्टिल कांस्टेंट। तो अब थर्ड केस में जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर मिला। नाउ दिस इज V03 और ये है फ्रीक्वेंसी थर्ड। तो यहां पर हमें समझ में क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। बट एज अ रिजल्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें चाहिए उसे रोकने के लिए, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी धीरे धीरे निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। इट मींस दैट अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी लाइट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ
तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए रहेगा। इट मींस दैट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये एक्सपेरिमेंट से समझ में आया। उसके बाद इंटेंसिटी के साथ जब इसका रिलेशन देखा गया तो अगेन ये है करंट और ये है पोटेंशियल। तो इन्होंने देखा कि अभी फ्रीक्वेंसी विल बी फिक्स, अभी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर फिक्स की गई तो इंटेंसिटी फर्स्ट केस का सपोज है I1, तो इन्होंने देखा कि इंटेंसिटी I1, ओके। नेक्स्ट इसमें इंटेंसिटी को बढ़ाया, ये पॉइंट जो है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट। अभी इंटेंसिटी बढ़ाया, अगेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद ऐसे ग्राफ आया। नाउ वन मोर टाइम इंटेंसिटी वाज इंक्रीज्ड, तो इंटेंसिटी, तो उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई भी लेना देना नहीं है। एंड ऑल्सो ये जो करंट है जहां पर ये कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर रहा है, जिसे सैचुरेशन करंट हम बोलते हैं, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यू सी, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, उसका सैचुरेशन करंट का लेवल बढ़ रहा है। बट जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया या इंक्रीज किया तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू फिक्स थी, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी फिक्स है। जब इंटेंसिटी फिक्स, सैचुरेशन करंट फिक्स, राइट। जब फ्रीक्वेंसी फिक्स बट इंटेंसिटी इज वेरिएबल, तो सैचुरेशन करंट इज ऑल्सो वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के, ओके। और अब ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस ऐसे क्यों है? एक्चुअली तब क्या हो रहा था कि कुछ साइंटिस्ट का बोलना था कि लाइट इज अ वेव, वेव की तरह बिहेव करता है लाइट, और ये एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा था कि लाइट ये तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। ड्यूअल नेचर क्यों नाम है ये चैप्टर का? क्योंकि लाइट ये दो नेचर शो करता है, एक वो कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है, दोगला है वो, ओके, गिरगिट की तरह, जब सिचुएशन आए रंग बदल लेता है। तो लाइट ये ड्यूअल नेचर शो करता है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे कि जो वेव नेचर के बारे में बात कर रहे थे और वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो पार्टिकल है, और कुछ साइंटिस्ट थे जैसे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वहां पर पता चला कि लाइट एक पार्टिकल है। तो सब लोग टेंशन में कि अभी कैसे करना। और सब आप जानते हो कि जो फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, वो फिर आता है पिक्चर में। वो बोलता है कि तुम लोग इधर आओ, तुम लोग भी इधर आओ, सबको लेकर बैठता है और बोलता है रुको मैं बताता हूं क्या है। और फिर आइंस्टाइन ये खुलासा करता है कि तुम्हारा भी बराबर है, तुम्हारा भी बराबर है। लाइट ये दोनों नेचर शो करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मोस्ट ऑफन लाइट का पार्टिकल नेचर देखा जाता है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने कंफर्म किया था कि ये दोनों नेचर लाइट शो करता है, और इसे बोला जाता है आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आइंस्टाइन का क्या बोलना है, चलो हम समझते हैं। आइंस्टाइन का बोलना था कि ये जो पैकेट्स आ रहे हैं लाइट रेडिएशन के अंदर, एनर्जी के पैकेट्स, वो एनर्जी के पैकेट्स को आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटॉन। तो ये फोटॉन अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, ये तो पहले से ही एस्टेब्लिश हो चुका है। तो वो कितना एनर्जी कैरी करता है? तो E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ फोटॉन। आइंस्टाइन का बोलना था कि व्हेन दिस फोटॉन इज बम्बार्डेड ऑन अ पर्टिकुलर मेटल प्लेट, तो वो एक फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, ओके। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां से बाहर निकल गया, अब वो फ्री स्टेट में है। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट और कैन कंट्रीब्यूट इन द करंट कंडक्शन प्रोसेस। तो अब ये जो एनर्जी फोटॉन के पास है और जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि ये एनर्जी दो तरीके से इस्तेमाल होती है। पहला, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होगा
इलेक्ट्रॉन को फोटोसेंसिटिव प्लेट से बाहर निकालने के लिए। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा था हमने। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और इसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कोई एक फोटोसेंसिटिव प्लेट है, उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से एनर्जी आई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्चा हो गई, लेकिन अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ दैट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी will be used by this ejected electron as its own kinetic energy। इलेक्ट्रॉन दौड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और इसीलिए यहां पर जो इक्वेशन बन सकता है वो क्या बनेगा, देखो, इंसिडेंट एनर्जी E, ये किस में यूज हो रही है? फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहां से मैं अभी इक्वेशन बना सकता हूं, E का वैल्यू H इंटू न्यू, H न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है हाफ mv², और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन अचीव करता है क्योंकि बाकी एनर्जी पूरी उसको दौड़ाने में ही यूज हो रही है। अब यहां से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालना है, मैं इसको अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज h nu माइनस फाई नॉट। ओके, नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पर इंसिडेंट हो रही है, अगर इसको मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बना दूं, यानी एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन, तो मिनिमम एनर्जी रहेगी फिर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अगर सप्लाई की, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो केस में क्या होगा, इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो ये इक्वेशन में अगर हम वो पुट करें तो क्या आ सकता है, 0 इक्वल्स टू h, अभी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है न्यू नॉट माइनस फाई नॉट, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब ये माइनस फाई नॉट इधर से अगर मैं इधर लेकर आऊं तो फाई नॉट मिलेगा हमें h इंटू न्यू नॉट, ये इक्वेशन 1 में अभी हम पुट करते हैं। सो फ्रॉम 1 क्या हुआ वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई नॉट की जगह पर था h न्यू नॉट। ओके, तो अब यहां से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो h अंदर बचा न्यू माइनस न्यू नॉट, ऑलराइट, और ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ यहां पर 3 कंडीशंस पॉसिबल है। पहली कंडीशन, अगर न्यू ग्रेटर है न्यू नॉट, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से बड़ी है, तो क्या होगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू नॉट से, यानी एनर्जी इमिशन के लिए जितनी चाहिए वो भी है और एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट तो होगा ही लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, राइट। तो यहां पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो पूरा लिखता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों हमें मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड के इक्वल है, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल, तो फिर जो भी एनर्जी गिरी वो एनर्जी तो पूरा इमिशन में यूज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बट काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ये सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
हमें मिलेगा, बट काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से छोटा रखूं, तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी छोटी है तो इमिशन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं रहेगी, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी का तो सवाल ही नहीं आता है। तो यहां पर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो काइनेटिक, दोनों नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल आता है। अब ये इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दोस फॉर्म्स क्विकली। तो हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, वो इक्वेशन था c बाय लैम्बडा, राइट। मैंने एक इक्वेशन बताया था आपको, दिस इक्वेशन न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा, वो इक्वेशन हमें वहां पर पुट करना है। तो यहां पर अगर मैं वो पुट करूं तो होगा h c अपॉन लैम्बडा माइनस c अपॉन लैम्बडा नॉट, h c कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, और ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि बहुत बार आपको न्यूमेरिकल्स में वेवलेंथ गिवन रहता है इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ये वाला ऊपर का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। हमने और एक इक्वेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, जो कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था। वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में हमने ईवी नॉट ये वैल्यू लिखी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब वो ईवी नॉट वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा, यहां पर अगर मैं ईवी नॉट पुट करूं तो सो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच सी 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ये और इक्वेशन एक बन चुका है। तो कभी कभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछते हैं, सब कुछ डेटा गिवन रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो ये इक्वेशन आप वो केस में यूज कर सकते हैं। यहां पर भी ये सेम इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर अगर मैं ईवी नॉट पुट करता हूं तो h इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इक्वेशन बन सकता है। और एक छोटा सा वेरिएशन, यहां पर हमने एक इक्वेशन लिखा था, ये इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन को हम री इंट्रोड्यूस करते हैं। वो इक्वेशन ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी नॉट ये होता है, इसके पहले ही हमने देखा था, तो यहां पर हम पुट करेंगे ई वी नॉट। ओके, अब ये ई वी नॉट में ये ई अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊं तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, वी नॉट बिकम्स एच अपॉन ई इंटू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट अपॉन ई। नाउ व्हाट इज ई, तो ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, अब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 वो वैल्यू फिक्स, h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट यानी वो भी फिक्स, तो मैं इसको, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये है न्यू माइनस ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर फोटोसेंसिटिव प्लेट वर्क फंक्शन फिक्स होता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होती है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन में अगर आप देखो तो ये है कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल फैक्टर है, हम जो लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, और ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन तो y इक्वल्स टू mx प्लस c ये इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है, और ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये जो ग्राफ होता है न्यू नॉट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। न्यू वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी,
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इंपॉर्टेंटली यहां पर m है तो यहां पर h इंटू न्यू h अपॉन ई है। तो ये जो फैक्टर होता है h अपॉन ई, इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, क्योंकि m यानी स्लोप ऑफ द लाइन, तो h अपॉन ई भी क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन। ऑलराइट, सो दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम इक्वेशन। और आपको अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में न्यूमेरिकल बेसिस पर ये टॉपिक से, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक यूज होगा। फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ उसके फॉर्म्स अलग अलग है। ओके, और एक न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अभी हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हमने जो भी एक्सप्लोर किया वो पूरा रेडिएशन के ऊपर था, अभी हमें जो एक्सप्लोर करना है वो मैटर के ऊपर करना है। तो बेसिकली ये है क्या, तो अभी तक हमने देखा कि लाइट ये ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी वेव होने के बावजूद वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो डीब्रॉय नाम का एक साइंटिस्ट था, डीब्रॉय। ये साइंटिस्ट का बोलना था कि नेचर में तो हमेशा सिमेट्री होती है, सिमेट्री यानी हर एक चीज हर एक जगह पर सेम। तो फिर लाइट एक वेव होने के बावजूद अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका बोलना था कि फिर पार्टिकल ने भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। एंड ही वॉज हैविंग द राइट माइंडसेट, जो वो बोल रहा था उसमें सेंस था। तो फिर ये कैसे प्रूव किया जाए कि हर एक पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करेगा। तो फिर उसको ख्याल आया कि लाइट के जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक, और पार्टिकल के जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, फेज होता है। पार्टिकल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल के पास मास होता है, मोमेंटम होता है। तो अगर हमें पार्टिकल एंड वेव इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए एक ही इक्वेशन के अंदर ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स, यानी कि वेव एंड पार्टिकल, ये दोनों के पैरामीटर्स मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे, एक ही इक्वेशन में आने चाहिए। तो वो कैसे लिया जाए, उसके ऊपर उसने बहुत सोचा और उसको क्लिक हुआ आइंस्टाइन का इक्वेशन। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू मास इंटू सी का स्क्वायर बराबर E इक्वल्स टू मास इंटू सी का स्क्वायर, सी यानी स्पीड। सो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। नाउ E यानी तो एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है E, वो कितना होता है, h इंटू न्यू। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे अपन, h न्यू इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बट फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन लैम्बडा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था h c बाय लैम्बडा, और यहां पर mc स्क्वायर, एक c के साथ एक c कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, h अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू m इंटू सी। तो यहां पर से h, यहां से मैं लैम्बडा अगर इधर लेकर जाऊं तो लैम्बडा कैन बी रिटन एज h अपॉन m इंटू सी। नाउ व्हाट इज m, मास, व्हाट इज c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब ये वेवलेंथ की वैल्यू बन चुकी है h अपॉन p, p यानी कि मोमेंटम। आ गया ना फिर दोनों, लैम्बडा इज वेवलेंथ, p इज मोमेंटम। तो उसने वेवलेंथ एंड मोमेंटम ये दोनों को एक इक्वेशन में ला लिया। मतलब अब उसका बोलना था कि पार्टिकल भी एक वेव नेचर शो कर सकता है। अगर कोई पार्टिकल के पास, मान लो एक m, ये मास का पार्टिकल, मास m, v इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम हो गया m इंटू वी। तो अगर मैं ये इक्वेशन अभी यूज करूं यहां पर, तो वेवलेंथ का वैल्यू होगा h अपॉन m इंटू वी। यानी अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और v इतने वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो इतनी वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड होगी। वो तो उसने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। ओके, अब v है यानी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो अगेन द इक्वेशन कैन बी रीमोल्डेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स।
हाउ कैन वी डू दैट? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई लिखता हूं अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को क्या लिखे हम? 2 ई अपॉन एम, राइट? तो वी हो गया √2e/m। ये √2e/m हम यहां पर पुट करेंगे लैम्बडा की जगह पर, तो क्या आएगा? लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन मास एज इट इज, v की जगह पर √2e/m। नाउ अगर मैं ये m को अंदर डालूं तो वो m स्क्वायर होकर अंदर जा सकता है, तो लैम्बडा कैन बी रिटन एज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2e मास का स्क्वायर अपॉन m। एक m के साथ एक m कैंसल, तो लैम्बडा का वैल्यू हुआ h अपॉन √2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये और एक इक्वेशन बन चुका है। ओके, नाउ इसी में अगर मैं इंस्टेड ऑफ कोई मास मैं अगर चार्ज पार्टिकल यूज करूं, तो मान लो मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है Q, यानी उसका चार्ज है Q, मास है M, और ये चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दे दी। अब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी कैसे दे सकते हो आप? तो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एनर्जी का वैल्यू, पोटेंशियल V इज अ पोटेंशियल नाउ, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज। तो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं हम? Q इंटू V, यानी कि पोटेंशियल, वो यहां पर हम पुट करेंगे अभी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, उसके लिए हम लिख सकते हैं 2 मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और एनर्जी के लिए अभी हम लिखेंगे क्या? Q इंटू V। ये और एक इक्वेशन बन चुका है, राइट? अब सेम चीज अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, मास होता है Me, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अब ये वैल्यूज अगर यहां पर हम पुट करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन बनेगा h अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल V, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। ओके, V यानी पोटेंशियल। अब यहां पर H का वैल्यू फिक्स है 6.64 इंटू 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। H का वैल्यू मैंने पहले लिख के दिया था। E का वैल्यू क्या हो सकता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नाउ ये वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करें, और H का वैल्यू अगर हम वहां पर पुट करें, तो वेवलेंथ का वैल्यू हमें मिलता है 1.228 अपॉन अंडर रूट में पोटेंशियल, वोल्ट में पुट करना पड़ेगा हमें, इतना वेवलेंथ नैनोमीटर में हमें मिलता है। ओके, और ये होता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इस साल आने का बहुत डेंस चांस है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का क्या आउटकम था। तो डी ब्रॉय का बोलना था कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसके पास कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। तो डी ब्रॉय जो बोल रहा था वो सही है या नहीं, दैट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय 2 ब्रिलियंट साइंटिस्ट, डेविसन एंड जर्मर, फॉलोड बाय वन मोर साइंटिस्ट, जीपी थॉमसन। तो ये लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि पार्टिकल को भी वेव नेचर हो सकता है। तो फिर डेविसन एंड जर्मर, ये दोनों ने मिलके जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसका ये सेटअप है, जिसे बोला जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। क्विकली हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एक होती है थोड़ी हाई पोटेंशियल की बैटरी, जिसे हाई टेंशन बैटरी लिखा जाता है। एक होता है लो टेंशन बैटरी, और यहां पर ये लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्टेड एक छोटा सा आपको कॉइल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स को वो फायर कर सके। सो यहां से इलेक्ट्रॉन का एक बीम आता है। ये एक वैक्यूम चेंबर है, ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसे बोला जाता है कोलिमेटिंग एनोड।
कॉलीमेटिंग एनोड यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कराता है, इधर उधर डिफ्लेक्शन उसका प्रिवेंट करता है। ये एक क्रिस्टल है इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करने के लिए, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये यहां से डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन का बीम, यहां पर एक छोटा सा डिटेक्टर है जो कि मूवेबल होता है। मूवेबल यानी दिस कंप्लीट सेटअप कैन बी मूव्ड। ये क्यों मूवेबल होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को जो रिसीव किया जाता है यहां पर, वो अलग अलग एंगल्स पे रिसीव किया जा सकता है। यहां का जो एंगल है, ये एंगल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डेविसन एंड जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, अलग अलग वैल्यूज ऑफ दिस एंगल यूज किए। तो लो टेंशन बैटरी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया। तो इलेक्ट्रॉन को फायर करने के लिए उनको जो वेलोसिटी चाहिए, उनको आगे मूव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, जिसको E इंटू वी लिखा था हमने, वो एनर्जी तो डिपेंड करेगी यहाँ के पोटेंशियल के ऊपर। ओके, तो उन्होंने 44 से लेकर 68 अलग अलग पोटेंशियल पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उनको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट 54 वोल्ट पे मिला। इसलिए मैं यहां पर वो लिख देता हूं 54 वोल्ट। ओके, 54 वोल्ट पे उनको रिजल्ट मिला। और यहां पर जब ये बीम्स गिरने के बाद डिफ्रैक्ट हुई, तो यहां का जो एंगल है, जो एंगल पर उन्हें रिजल्ट मिला, वो था 50 डिग्री। तो यहां का एंगल 50 डिग्री रखने पर और यहां पर वैल्यू 54 वोल्ट लो टेंशन बैटरी का वैल्यू रखने पर, इन्हें जो वेवलेंथ का वैल्यू डिटेक्टर के पास गया, वो वेवलेंथ का वैल्यू आया था 1.67 एमस्ट्रॉन्ग। सो 1.67 एमस्ट्रॉन्ग, इतना उनको वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू एग्जैक्टली डीब्रॉय हाइपोथेसिस के साथ मैच हो रही है कि नहीं, इसके लिए अब वो भी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो डीब्रॉय का इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये 1.228 अपॉन v। तो ये इक्वेशन में अगर हम 54 वैल्यू पुट करें अंडर रूट में 54 वोल्ट, तो लैम्बडा का वैल्यू यहां पर मिलता है 1.65 एमस्ट्रॉन्ग। नाउ इफ यू कैन सी दीज वैल्यूज आर एक्सट्रीमली क्लोज, यानी जो डीब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें इक्वेशन मिला था, वो इक्वेशन के साथ ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कोरोबरेट कर रहा था। और यहां से प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। इसका ही मतलब हर एक पार्टिकल के साथ भी वेव एसोसिएटेड होती है। सो एवरीथिंग दैट इज मूविंग, अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट। लेकिन फिर वो हमें क्यों नहीं दिखती? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एक तो उसका वेवलेंथ फिर बहुत बड़ा रहता है, कभी कभी बहुत छोटा रहता है। तो वेव दिखने के लिए हमें एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ चाहिए जो हमारे विजुअल अपीयरेंस के या विजुअल सेंसेशन के साथ मैच करे। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट, लेकिन वेवलेंथ एसोसिएटेड है, ये तो पक्का हो गया यहाँ से। सो दिस इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट फॉर यू। अगर आपको ये लिखने के लिए आता है तो ये डायग्राम निकालना जरूरी है, और उसके बारे में जो भी मैंने आपको उसका कंस्ट्रक्शन बताया एंड देन वर्किंग प्रिंसिपल बताया, वो सारी चीजें आपको वहां पर लिखना है। ओके, एक लास्ट टॉपिक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है, वो है फोटोसेल। फोटोसेल, सेल इज एनीथिंग, ये एक फोटोसेल, ये फोटोसेल के अंदर एक इस तरह से सिलेंड्रिकल और यू कैन से सेमी सिलेंड्रिकल प्लेट होती है, और यहां पर एक छोटा सा एनोड होता है। सो दिस इज एनोड। तो मैं एनोड को थोड़ा सा थिक बनाता हूं यहां पर। सो दिस इज एनोड। ओके, और एक बैटरी के साथ इसको कनेक्टेड रहता है ये। सो एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, सो ये एक फोटोसेल का स्ट्रक्चर है। ये फोटोसेल में हम कोई भी एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, तो यहां से सपोज एक लाइट रे आ रहा है, लाइट रे ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास कलेक्ट होते हैं, एनोड उसको लेकर जाता है और सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। दिस इज सिंपल
फोटोसेल। फोटोसेल अगर आपको 2 मार्क के लिए लिखने के लिए आता है तो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। उसका स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, इवैक्यूएटेड ये चेंबर होता है, इवैक्यूएटेड इसलिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज ना हो जाए एयर के साथ कंबाइन होकर, ओके। और ये पूरा इवैक्यूएटेड चेंबर में किया जाता है। सो दिस इज फोटोसेल। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।